16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। आज बात होगी मुगलों की 16वीं से 17वीं शताब्दी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल पढ़ाई में। यहाँ हम करते हैं रियल सोर्स से और रियल तरीके से पढ़ाई। कोई जिस्ट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि बुक से एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड सिंप्लीफाई करूँगी मैं एनसीईआरटी को। तैयार हो जाइए अपना पेन, ब्लैंक पेपर और ब्लैंक मैप ले करके। आज हम देखेंगे कि 16वीं से 17वीं शताब्दी में क्या हुआ। पिछले चैप्टर में हमने देखा था दिल्ली सल्तनत, जो कि 12वीं से 15वीं शताब्दी तक था। अब आज बात होगी उसके आगे की। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इतिहास की एनसीईआरटी। क्लास 6 की इतिहास की एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा होगा, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं, या फिर चैनल पे भी आपको प्लेलिस्ट बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप वहाँ से भी चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के देखते हैं आज के चैप्टर में क्या है खास हमारे लिए। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। तो मुगल साम्राज्य जो है वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और बहुत देरी तक टिका। 16वीं 17वीं शताब्दी, यानी कि लगभग 100 साल से भी ज़्यादा मुगल साम्राज्य टिका रहा और पूरे उपमहाद्वीप पर इसने लगभग राज किया। तो पिछले भी राजाओं ने, शासकों ने, सुल्तानों ने किया था राज्य, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, वो नियंत्रण ज़्यादा देर तक रख नहीं पाए थे, हमने देखा था। लेकिन मुगलों ने वैसी गलती नहीं की। मुगलों ने देखा और अपने साम्राज्य को स्थायी बनाया। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुई। 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यानी कि उनके जो प्रशासन के ढांचे थे, जो शासन संबंधी विचार थे, वो पिछले शासकों से अलग थे और वो इतने कुछ ठोस थे कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भी वो विचार जो है वो बने रहे। एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। यानी कि उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक धरोहर रखी कि जिसे आगे भी यूज़ किया गया। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यानी कि आज भी जो उन्होंने जो विरासत दे करके गए हैं, हम उसे किसी ना किसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जिस लाल किले से संबोधित करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर, वो उनका निवास स्थान था। ये है लाल किले की पिक्चर। आप तो ये जानते ही होंगे, कॉमन फैक्ट है। देखते हैं मुगलों के बारे में। मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। यानी कि जो इनकी माता थी मुगल शासकों की, वो चंगेज खान के वंशज के तौर पे आती थी। और चंगेज खान कहाँ पे राज करते थे? चाइना और मध्य एशिया के कुछ भागों पर, इंडिया के ऊपर। आपने देखा भी था कि चंगेज खान के जो हमले हुए थे पिछले चैप्टर में, आपने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये दोनों बहुत काफ़ी परेशान हुए थे चंगेज खान से, और उसके वजह से उनको अपनी सेना बढ़ानी पड़ी थी। तो माता की तरफ से इनका इतिहास कुछ ऐसा था। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। यानी कि जो आज तुर्की है, ईरान इराक का एरिया है, वहाँ पे तैमूर नाम का शासक हुआ करता था। उनके वंशज पिता की तरफ से, पैतृक जो वंशज था वो तैमूर लंग का नाम आपने सुना ही होगा। बहुत ही खूंखार शासक था, लोगों को मारकर उसने पहाड़ बनवा दिए थे। तो उनके ये वंशज थे, इधर चंगेज खान और इधर तैमूर। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ
मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो मुगल जो है वो अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। वो अपने को तैमूर का वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे, क्योंकि उनके पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। मुगल सैन्य अभियान देखते हैं कौन कौन से अभियान हुए इनके। चित्र है मुगल फौज अभियान पर इस तरीके से जाती थी, हाथी घोड़े सैनिक, और इधर पे भी बारूद वगैरह है। इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे आपके कि बारूदों का प्रयोग शुरू हुआ था मुगलों से ही। देखते हैं प्रथम मुगल शासक बाबर के बारे में बात हो रही है, जिनका टर्म था 1526 से 1530, ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। फरघाना राज्य, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। बताइए, इतनी कम उम्र में तो हमें पता ही नहीं होगा कि हम क्या कर रहे थे, और वो राज्य जीत रहे थे। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। यानी कि फरगाना राज्य का उत्तराधिकार तो प्राप्त कर लिया था उन्होंने वंश के तौर पर, लेकिन जो मंगोलों की उनकी जो पैतृक माता की तरफ से जो मंगोल थे, वो उनके में 2 शाखा हो गई, तो एक शाखा ने हमला कर दिया, तो उनको भागना पड़ा, अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया। नहीं, 1994 में तो उत्तराधिकार प्राप्त किया था, उसके बाद 5 साल इधर और 4 साल, मतलब 8-9 साल भटकने के बाद काबुल पर कब्जा किया उसने। ठीक है, यानी कि लगभग 20 साल का हो गया था वो 12 वर्ष के बाद। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। यानी कि बाबर ने ऐसा काम किया कि दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हमने पढ़ा भी था कि इब्राहिम लोदी साम्राज्य भी लास्ट जो था दिल्ली सल्तनत में, वो लोदी वंश ही था। तो उनको पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। यानी कि 16वीं शताब्दी में युद्धों में तोप जो है वो इस्तेमाल हुए। ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, पूछे जा चुके हैं, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, अगर भूल जाए तो बार बार पढ़ना है। ये है मैप में क्या है, अकबर का शासन है 1605 में, कि अकबर ने कहाँ कहाँ शासन किया था। तो ये जो इस कलर से पूरा एरिया है, यहाँ से यहाँ तक, ये सब जो शासन है वो यहाँ तक था। और ये सारे जो जगह हैं इनको आप स्क्रीनशॉट ले करके या बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, अपने मैप में लोकेट कर सकते हैं। लगभग सभी जगह को आप जान रहे हैं। ये बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, ये सब थोड़े से नए हैं। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। क्या मुगल परंपराएं हैं, उत्तराधिकार इनके में कैसे प्राप्त होता है। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। अच्छा, मतलब ये ऐसे थे कि इनको मतलब इसमें विश्वास नहीं करते थे कि जो बड़ा बेटा है उसे राज्य मिलेगा। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायाद? यानी कि जो आज होता है, जैसे हमारे यहाँ पे संपत्ति का विभाजन होता है, जितने बच्चे हैं उनमें बराबर बराबर बांट दो। तो बट पहले के राजा क्या होते थे कि जो बड़ा बेटा है पहले वो राज करेगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, और पता चला कि तीसरे को कभी मौका ही नहीं मिला राज करने का। लेकिन इनके यहाँ जो ये परंपरा फॉलो करते थे कि सब में बराबर बराबर बटेगा, और इसमें भी बहुत झगड़े होते थे आपस में ही, वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए लड़ने लगते थे। तो हर एक परंपरा की अपने प्लस है, अपने माइनस है। तो आप कौन सा तरीका सही मानते हैं? अभी तो हमारे यहाँ सहदायाद चल रही है, तो ये सहदायाद, ये सब टर्म्स जो है ना आपको पता होने चाहिए कि ये है क्या। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। अच्छा, जहांगीर की माँ कच्छवा की राजकुमारी थी। कच्छवा कौन सी जगह है? ये लगभग मुझे लगता है गुजरात वगैरह में होगी, कच्छ से। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। यानी कि कुछ यहाँ अजमेर वगैरह
जयपुर में अंबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है अंबर। तो वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। अच्छा, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी, मारवाड़ में। ओके, यानी कि ये जो शादियां कर रहे हैं वो शादियों के बेसिस पे, आपने पहले भी देखा था कि अशोक के टाइम में भी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, अशोक के टाइम में, इन सब में क्या था कि रिश्तों के तौर पे भी साम्राज्य बनाए जा रहे थे। कहीं कहीं जिन राज्यों से, कहीं पे समुद्रगुप्त के भी टाइम पे कि शादी कर लिया जा रहा है और वहाँ पे राज्य में एक्सेस बना लिया जा रहा है, या अधीनता स्वीकार कर ली कुछ राज्यों ने अपनी बेटियों की शादी करके। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा मामला रहा होगा कि जिस राज्य में जितना मुश्किल हो वहाँ पे शादी वगैरह करके अपने कब्जे में करना। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे? मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। यानी कि जो राजपूत थे वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये दिमाग लगाया था कि वो समझ गए थे कि अब मुगल शक्तिशाली हो गए हैं, तो यहाँ पे इनके स्वेच्छा से सत्ता स्वीकार कर लेने से क्या है कि अपनी इज्जत भी बची रहेगी और सुख सुविधाएं भी बची रहेंगी। और विवाह वगैरह भी कर लिए उन्होंने, तो उच्च पद प्राप्त किए। शासन में बने रहने का उन्होंने ये तरीका अपनाया, जाति पाति से थोड़ा ऊंचे उठ करके। पर कई लोग ऐसे भी थे कि जो विरोध भी कर रहे थे। देखते हैं आगे। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। अच्छा, ये मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत हैं, इन्होंने लंबे समय तक अस्वीकार किया, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। यानी कि मुगलों की सबसे पहले तो एक जो नीति हम देख रहे हैं शासन की, वो ये है कि वो पराजित तो कर रहे हैं लेकिन अपमान नहीं कर रहे हैं। उसके बीच बहुत सावधानी से वो संबंध बना ले रहे हैं, चाहे वो शादी कर ले रहे हैं, उनके घर की लड़कियां अपने घर में लेके आएंगे तो क्या है कि लड़की वाला होने के नाते व्यक्ति थोड़ा सा विनम्र ही रहता है, आपके तरीके से चलता रहेगा, अच्छे मधुर संबंध भी बने रहेंगे, तो वो लॉन्ग लास्टिंग चलता रहता है। तो उन्होंने अच्छा एक दिमाग लगाया कि हम पराजित तो कर रहे हैं लेकिन आपको अपमानित नहीं करेंगे, आपको सम्मान दे देंगे, ऊंचा पद दे देंगे, प्रतिष्ठा दे देंगे। तो मुगल जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे से शासन की नब्ज जानते थे कि शासन प्यार से जितना ज़्यादा दिन चल सकता है उतना मार झगड़ा करके, अपने दुश्मन ज़्यादा बना करके नहीं चल सकता। लेकिन यह संतुलन हमेशा बरकरार रखना भी कठिन था। सही बात है कि सारे शासक जो है इसको रखना नहीं रख पाएंगे, और दूसरे जाति धर्म में तो और भी दिक्कत होती है। मनसबदार और जागीरदार, देखते हैं ये क्या होते हैं। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। अब इनके क्षेत्र बढ़ रहे हैं, ये आजू बाजू जो है या तो युद्ध करके जीत रहे हैं, या तो फिर क्या कर रहे हैं, ये शादी वगैरह करके संबंध बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी इनका कब्जा हो रहा है, वहाँ पे भी सैन्य शासन वगैरह मतलब लग ही जा रहा है, लगे बजे पड़े हैं। तो क्या कर रहे हैं कि अब वो कुछ कुछ सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त कर रहे हैं। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। यानी कि पहले शुरू में तो वो तुर्की से ही ला रहे थे जो उनके विश्वसनीय थे, लेकिन अब जब बहुत सारे क्षेत्र हो रहे हैं तो कितने लोगों को लाएंगे, तो अब वो क्या कर रहे हैं, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूत, मराठों सबको उस समूह में सम्मिलित कर रहे हैं। और इस समूह में जो सेवा में आने वाले जो नौकरशाह हैं, जो ब्यूरोक्रेट टाइप के लोग हैं, वो क्या कहला रहे हैं, वो मनसबदार कहला रहे हैं। ये है इंपॉर्टेंट टर्म, मनसबदार। ठीक है, तो मनसबदार क्या है? मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मनसब का मतलब क्या है? कोई सरकारी हैसियत अथवा पद। यह मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी।
श्रेणी व्यवस्था का मतलब क्या है? श्रेणी का मतलब क्या है? कोई एकदम ऊपर है, फिर कोई उससे नीचे, फिर कोई उससे नीचे, फिर कोई उससे नीचे, जिसके जरिए एक पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। यानी कि जब श्रेणी में होगा तो उनका पद निर्धारण होगा, फिर उनका वेतन, उनको जिम्मेदारी कितनी मिलनी चाहिए, ये सब चीज़ें निर्धारित की जाती थी। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जात क्या है? जात मतलब सैनिकों की संख्या है कहीं ना कहीं। एनसीईआरटी आगे चल के ये भी एक्सप्लेन करेगी जात कि कितने सैनिक किसके साथ में हैं। जो सैन्य उत्तरदायी तो मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसब मतलब कि जितने कि उनको सैनिक उत्तरदायी तो जो भी दिया जा रहा है, जो भी जिम्मेदारी दी जा रही है कि आपको कोई इलाका देखना है, फला इलाका, तो आपको यहाँ पे कितने घुड़सवार आपको चाहिए। जैसे एक छोटा इलाका है तो आपको 10 घुड़सवार चाहिए, बड़ा इलाका है तो 50 चाहिए, कैसा चाहिए। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। अच्छा, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। अच्छा, तो देखते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं कि जात की श्रेणियाँ क्या है। 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। मतलब जो 5000 जात वाले हैं वो स्पष्ट है, वो ऊपर रहेंगे, उनका पद ऊपर रहेगा, उसके नीचे 1000 वाले आएंगे। अकबर के शासनकाल में 29 मनसबदार थे जो 5000 की जाति की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका यह अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? ऑफकोर्स बढ़ गया, कि जब इतने ज़्यादा लोग इतने जात को रख रहे हैं तो उनका खर्चा भी तो देना होगा, वेतन भी तो देना होगा, तो इसका मतलब कि राज्य का खर्चा बढ़ेगा, और राज्य का खर्चा बढ़ेगा तो दबाव अल्टीमेटली किस पे आएगा? किसानों पे। इसीलिए इनके शासन में जो है कर वगैरह बढ़ गए थे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इक्ताएं जो जमीन का कर वगैरह देख रहे हैं कि कितना कर लेना है, लेकिन इक्ताओं में मुक्तियों का क्या होता था कि फटाफट तबादला हो जाता था, वंश परंपरा नहीं थी उसमें। लेकिन यहाँ मनसब जद्दार जो हैं वो जागीरों पर रहते नहीं थे। ये कुछ इस तरीके से अलग है। इस पैराग्राफ को आप अच्छे से देखें कि इक्ताओं के समान तो थी, लेकिन जागीरों पर रहते नहीं थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। मुक्ति जो है उन इलाकों पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। यानी कि मुगलों ने एक जो प्रशासन की टेक्निक अपनाई वो ये कि अगर कोई जो मनसबदार है, अगर वो यहाँ पे है तो वो रहता तो यहाँ पे है, लेकिन उसे मनसबदारी मान लीजिए इलाहाबाद की दे दी गई है, तो यहाँ से कोई नौकर उनके लिए राजस्व एकत्रित करके उन्हें पहुँचा देगा, बाकी और किसी चीज़ से उन्हें मतलब नहीं है। यानी कि आपको घुसपैठ बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। जबकि मुक्ताओं में मतलब क्या बात थी कि जो इक्ता दिया गया था, सबसे पहले तो जो सामंत थे उन्हें सब कुछ दे दिया गया था कि आप अपने तरीके से सब कुछ देख लो, यहाँ का इलाका का प्रशासन देख लो, कर देख लो, राज्य व्यवस्था देख लो, सब कुछ देखो आप। तो वो ये वहाँ क्या करते थे, धीरे धीरे लोगों में अपनी घुसपैठ बना करके अपनी शक्तियों का विस्तार करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। फिर क्या किया कि सुल्तानों ने उसमें थोड़ा सा संशोधन किया। प्रशासन और शासन का तो अधिकार दिया, राजस्व का अधिकार दिया, लेकिन क्या किया कि बहुत अच्छे से हिसाब किताब रखा कि ज़्यादा तो कर नहीं ले रहे हैं, या फिर ज़्यादा कर तो नहीं ले रहे हैं। और दूसरे क्या थी कि वंश परंपरा को ख़त्म कर दिया कि जो भी है वो आपको मतलब कि अगर आपको कहीं की इक्ता मिली है तो आपका बच्चा वहाँ पे इक्तेदार नहीं होगा, मुक्ति नहीं हो सकता है। जबकि सामंतों में ऐसा नहीं था। सामंतों में वंशावली हो गई थी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी पद जो है वो वंशानुगत हो गए थे कि कोई हुआ है तो उसका बेटा भी वही होगा। एक ही व्यक्ति दो चार चार पदों पर है। और मुगलों ने और भी अच्छा टेक्निक अपनाया। वो क्या कि उनको मनसबदारी उस जगह की दी जहाँ वो उनके कंट्रोल से बाहर है, सिर्फ पैसे उनको लेना है, वहाँ का शासन नहीं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा दिन तक चल भी पाए। चित्र में क्या है, अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर, एक मनसबदार जो अपने सवारों के साथ कैसे अभियान पर जाता है।
कुछ पैदल सैनिक भी हैं और कुछ घुड़सवार भी हैं। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल सके कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यानी कि अकबर के टाइम में तो बहुत अच्छे से आकलन वगैरह होता था, अच्छे से राजपाट चल रहा था, तो उनके वेतन वगैरह बराबर ही रहते थे मनसबदारी से। लेकिन आगे के जो उत्तराधिकारी हुए, जो औरंगजेब है लास्ट उत्तराधिकारी के रूप में, लास्ट प्रभावशाली उत्तराधिकारी, उनके टाइम में क्या होगा कि एक तो जागीरदारी बढ़ गई, बहुत सारी जागीरें बढ़ गई और मनसबदारों की संख्या बढ़ गई। दूसरे आकलन अच्छे से नहीं हुआ तो उनका वेतन की कमी हो गई, तो मनसबदार क्या हो गए, वो थोड़े से क्रूर हो जाएंगे, वो राजस्व बहुत ज़्यादा वसूलना चाहेंगे, जनता पर अत्याचार करेंगे। तो कुल मिला के बेचारे किसान ही परेशान होते हैं। जब्त और जमींदार। देखते हैं जब्त क्या है और जमींदार क्या है। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। मेन साधन तो अभी तक भी आप देख लें, वो किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व ही बना है पुराने ज़माने से लेकर के अभी तक, प्राचीन काल से लेकर के। चाहे हमने जनपद पढ़ लिया, महाजनपद पढ़ लिया, मौर्य, गुप्त, ये सब चीज़ें पढ़ा, पर सबका मेन सोर्स जो है वो भूमि है, किसान है। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। कि किसान राजस्व कैसे देते थे? डायरेक्ट नहीं देते थे, वो किसी मुखिया या किसी सरदार के माध्यम से देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। मतलब जो मध्यस्थ हैं, जमींदार कौन है? जमींदार वही है कि जो किसानों से कर वसूल रहा है, डायरेक्टली किसानों से वसूल रहा है और मनसबदार वगैरह को ले जा करके दे रहा है। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। ये जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भैया, ये बहुत बार आ जाते हैं एग्ज़ाम में कि टोडरमल कौन थे। उनके राजस्व मंत्री थे। देख रहे हैं, अकबर ने मतलब अच्छे अच्छे पद दे रखे हैं दूसरी जाति के लोगों को, राजपूतों को। टोडरमल ने 10 साल तक क्या किया कि कृषि की पैदावार, कीमत और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। अकबर के काल में सब कुछ बहुत बढ़िया चकाचक चल रहा है। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित किया गया। कि पहले तो सर्वेक्षण किया गया कि कितना पैदावार हो रहा है, कितनी भूमि है, कितनी कीमत है, उसके आधार पर जो है कर निश्चित किया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, जब्त। कैसे जब्त का मतलब क्या हो रहा है कि यानी कि पहले तो कोई सूबा है, जैसे ये कोई सूबा, मनसबदारी जो मनसब है सूबा है, जैसे कि ले लीजिए यहाँ पे कोई भी, चाहे आगरा ले लीजिए, आगरा का मनसब सूबा है, तो उसमें क्या किया गया, सूबा मतलब कि कोई प्रांत है, सूबा का मेन मतलब है प्रांत। सूबा भी पूछा जा चुका है, ये सब दे देते हैं कि उनको क्रम में लगाना होता है कि सूबा बड़ा है कि मंडल बड़ा है कि क्या बड़ा है, तो इस तरीके से दे देते हैं आरोही अवरोही क्रम में लगाने के लिए। तो सूबा प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। मतलब ये कोई प्रांत है, जैसे आगरा वगैरह है, कोई भी स्टेट है, सूबा है, तो उसको 2-3 ऐसे प्रांतों में बांट देंगे, मंडलों में बांट देंगे, राजस्व मंडल में। और फिर देख लेंगे कि क्या पता यहाँ पे फसल क्या पता ज़्यादा हो रही हो, या यहाँ पे कोई दूसरे टाइप की फसल हो रही हो, यहाँ पे कोई दूसरे टाइप की, यहाँ पे कम हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कुछ हो रही है, यहाँ कहाँ पे दाम ज़्यादा है, कहीं दाम कम है, कहीं पे कोई उपज ज़्यादा है, कहीं पे कोई सिंचाई की प्रॉब्लम है। तो हर तरीके से निरीक्षण करके तो कहाँ से कितना कर लेना चाहिए, उस हिसाब से कम ज़्यादा करके, इस तरीके से वो अलग अलग सूची उन्होंने बना ली थी। तो सूची जो बनाई थी उसके आधार पर राजस्व ले रहे थे। इसी व्यवस्था को जब्त व्यवस्था कही जा रही थी।
तो ये व्यवस्था कहीं ना कहीं ऑथेंटिक व्यवस्था थी ही। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। यानी कि जब्त की जो व्यवस्था थी वो हर जगह तो नहीं चल पा रही थी, मतलब कहीं कहीं चल रही थी, सिर्फ वहीं पे चल पा रही थी जहाँ पे मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। यानी कि डिपेंड करता था कि जहाँ पे वो निरीक्षण करने जा पा रहे हैं, इलाका कैसा है, कितना कोऑपरेटिव है, कितना लोग सहयोग कर रहे हैं, जंगली इलाका तो नहीं है जहाँ पे लोग सहयोग ना कर रहे हों, और अधिकारी कितना योग्य है। तो अधिकारी और जनता के बीच में अल्टीमेटली मतलब संबंध कैसा है दोनों के बीच में, उसके हिसाब से पे डिपेंड करता था कि वो कितना अच्छे से हिसाब रख सकते थे। तो वो कहाँ पे फेल हो गए, एक तो गुजरात में फेल हो गए और दूसरा बंगाल में फेल हो गए। यहाँ पे संभव ही नहीं हो पाया। यहाँ के लोगों ने चाहे तो कॉपरेट नहीं किया होगा, या यहाँ की कोई भी जो परिस्थितियाँ रही हो, भौगोलिक या ऐतिहासिक या सामाजिक सांस्कृतिक जो भी, वो यहाँ पे नहीं संभव हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। मतलब कारण ये मेन क्या है कि जो यहाँ के जमींदार थे वही बहुत शक्तिशाली थे। मतलब हमने पहले भी पढ़ा था ना कि सुल्तान भी डरते थे कई कई के सरदारों से, बास वास वगैरह, मतलब गुरिल्ला टेक्निक वगैरह रखते थे, वो लोग जंगलों में रहते थे, तो वो मजबूत थे। तो वो लोग अभी भी कमज़ोर तो हुए नहीं होंगे, तो मजबूत थे, तो वो विद्रोह कर सकते थे। और विद्रोह करने की मतलब कौन ही रिस्क लेगा थोड़े से राजस्व के लिए। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह करते, मतलब कभी कभी मतलब एक ही जमींदार नहीं, मिल करके विद्रोह कर दे रहे हैं, तो डरेंगे ही ना थोड़ा सा। तो इसलिए कुछ कुछ प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। मतलब कि 16वीं शताब्दी तक तो जैसे तैसे बीत गया। 17वीं शताब्दी में आखिर में जब आखिर होने लगा तो क्या हुआ, जैसे उत्तराधिकारी जो है इनके कमज़ोर पड़ने लगे मुगल साम्राज्य के, तो किसानों ने विद्रोह भी कर दिया भाई जम के कि चलो ठीक है। चित्र देख लेते हैं क्या है। शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे। एक लघु चित्र आपने मिनिएचर देख लिया था पिछले चैप्टर्स में। यहाँ वो क्या बनते थे, मतलब किताब लिखने के साथ ही छोटे छोटे वहाँ पे पैचेस लगाने के लिए बनाते थे वो। यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए एक कर अधिकारी गरीब किसान को सजा देते हैं। यहाँ पे रिश्वत ले रहे हैं और ये गरीब किसान, देखो ये बेचारा सा लग रहा है कि खाना पीना इसे नहीं मिला है, तो और फिर भी उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो इस तरीके का तो सिस्टम था। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उनके शासनकाल का इतिहास लिखें। इतिहास लिखने की तो परंपरा आपको पहले ही पता ही है, पिछले चैप्टर में आपने देख लिया था, चालू हो गई थी। क्या उसे बोलते थे? तवारीख लिखते थे ये लोग फारसी में। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। अकबरनामा का नाम सुना ही होगा आपने। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। 3 जिल्द मतलब क्या है, 3 पार्ट हैं इसके। पहले पार्ट में अकबरों के पूर्वजों का बयान है और दूसरी में क्या है, अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है कि अकबर के शासनकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। तीसरे पार्ट में क्या है कि आईने अकबरी उसका नाम है, और मेन आईने अकबरी पूछा जाता है कि आईने अकबरी किसने लिखा है, तो अबुल फजल सब सोचते हैं कि अकबरनामा दूसरा है और आईने अकबरी दूसरा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकबरनामा का पार्ट ही आईने अकबरी, जैसे महाभारत का पार्ट है भगवत गीता। हम लोग सोचते हैं कि भगवत गीता अलग है, भगवत गीता अलग नहीं है, महाभारत का ही पार्ट है। ठीक है, किसने लिखा है? व्यास जी ने। ये सब पिछले चैप्टर्स में एनसीईआरटी ने हमें बता दिया है, इसलिए मैं ये रिकॉल कर पा रही हूँ। जब भी आप पिछला चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो आप भी फटाफट रिलेट कर पाएंगे। यही तो एनसीईआरटी सिखाती है कि आपको कोई एक चीज़ पूछ ले तो उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें आपको फटाफट याद होने लगे। एनसीईआरटी इसी की प्रैक्टिस करवाते रहती है आपको चैप्टर दर चैप्टर। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि क्रमशः एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़ने शुरू कर दीजिए। जब एक के बाद एक पढ़ेंगे, रैंडमली नहीं पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी का रियल बेनिफिट आप तभी ले पाएंगे। वैसे तो कोई भी चैप्टर आप कहीं से भी पढ़ें, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से बताती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, लेकिन जब शुरू से जो आप क्रम से पढ़ेंगे तो जो मज़ा तब आएगा ना, वो मज़ा जो पढ़ेगा वही समझ पाता है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा, मतलब थोड़े से अकबर के सब जीवन के बारे में, उनका थोड़ा सा बहुत करीब से जीवन के बारे में उनका ब्यौरा मिल रहा है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है, यानी कि समकालीन भारत के लोगों का भी वर्णन है। आईने अकबरी
का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। यानी कि जो इसका सबसे ये सब जो है बहुत ही रोचक आयाम है। और मतलब कि अकबरनामा में कुल मिला के जो सबसे मेन चीज़ है वो है आईने अकबरी। इसका जिस्ट जो है वो आईने अकबरी अपने काम का है, ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पे। ये चित्र देख लेते हैं भाई, किस चीज़ का चित्र है। अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर। ये अकबर थे, अबुल फजल से वो ले रहे हैं। लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं दरबार में, कैसे इनका दरबार सजाया। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। क्या लिखा है भाई, उर्दू तो मुझे आती नहीं, आप लोग को आती होगी तो पढ़ के मुझे कमेंट में लिख करके बताइए क्या लिखा है यहाँ पे नूरजहां के फरमान में। शब्दशः क्या लिखा है, अगर आप में से कोई भी उर्दू समझता है तो वो, या फ़ारसी है, जो भी लैंग्वेज है। हाँ, हमने फ़ारसी और कुछ देखे थे ना कि कैसे नस्तलिक और शिकस्त, ये कुछ 2 टाइप की हमने लिपियाँ देखी थी फ़ारसी की। आप सब ये सब एनसीईआरटी ने बता दिया है पहले चैप्टर में। तो अगर आपको याद है तो इसका अनुवाद करके लिख के कमेंट में बताइए। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का क्या प्रभाव था। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। जहांगीर कौन है, अकबर के बेटे हैं जहांगीर। ये तो आपको इतना तो पता ही होगा, अनारकली मूवी तो देखी ही होगी आपने कि जहांगीर उनके बेटे हैं। जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। यानी कि मेन नाम तो उनका था मेहरुन्निसा, नूरजहां उनका खिताब मिला हुआ था, मतलब उपाधि मिली थी। खिताब का मतलब उपाधि। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। अरे वाह, ऐसे हस्बैंड हो रहे हैं यहाँ पे कि उनके नाम पे सिक्के जारी कर रहे हैं। और जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। वाह, मतलब बाप की परंपरा को आगे शाहजहां ने जारी रखा और क्या बना दिया, ताजमहल ही बनवा दिया। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस दुनिया की सर्वोत्तम महिला बने। ओह, मतलब ये लिखाते थे, जो मैं बोल रही थी ना कि इन्होंने ये लिखाया हुआ है कि वो वेल विशेस मतलब लिखाते थे, शुभकामनाएं लिखाते थे अपने बारे में, अपने आप को उदात्त दिखाना, अपने आप को बड़ा दिखाना, यही प्रिंट करवाते थे और क्या ही करवाएंगे। ये देख रहे हैं ना, गोल, ये चौकोर लिखा हुआ है और ये गोल इस तरीके के मोहर है। सुलह कुल क्या है देखते हैं। अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। भाई ये जो नीतियां हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। और ऊपर से तो एक तो ये बॉक्स में दी गई हैं। बॉक्स में दी गई चीज़ों को तो मतलब एकदम पूरा आंखें और चौकोर करके, एकदम भौएं चौकन्नी करके पढ़ा करो, क्योंकि जो बॉक्सेस में चीज़ें दी गई हैं ना वो तो फ्रिक्वेंटली पूछी जाएंगी, मतलब वो पूछी जाएंगी, उनका कोई ऑप्शन ही नहीं है कि उसको स्किप करो आप। क्या लिखा है सुलह कुल की नीति के बारे में जहांगीर ने। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में हम सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। मतलब वाह, मतलब सुलह कुल जो है बड़ी अच्छी चीज़ है। मतलब मुझे तो लगा कि इनकी वंश या घराने की चीज़ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सुलह कुल क्या है कि ये पूरे मतलब देश को, मतलब जैसे हम आज वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है, मतलब इनका जहाँ तक साम्राज्य है उसको ही पूरा एक कुल बना रहे हैं और उसमें सुलह से, शांति से, सहिष्णुता से रहने के लिए प्रयासरत हैं। और इतना प्रयासरत हैं कि सिया और सुन्नी एक ही मस्जिद में इकट्ठे हो रहे हैं और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना कर रहे हैं, तो बहुत, और दूसरे धर्म के अनुयायियों के लिए भी असहिष्णुता नहीं थी। तो ये सब काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य कैसा है देखते हैं। 17वीं शताब्दी में और उसके बाद क्या हुआ, मतलब इनका लगभग जो उत्तरार्ध का टाइम है, इनके शासन का लास्ट का टाइम है, कैसा है।
मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। इनकी जो प्रशासनिक और सैनिक कुशलता है दोनों इनके में थी, तो आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इन्हें वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। मतलब बहुत बढ़िया धनी देश बताया है विदेशी यात्रियों ने इनको। इतना ज़्यादा इन्होंने भैया आर्थिक तरक्की कर ली थी। क्यों कर ली थी? क्योंकि ये प्रशासन बहुत अच्छे से कर रहे थे, बहुत सोच समझ के कर रहे थे, प्यार मोहब्बत से चला रहे थे अपना शासन प्रशासन बिना झगड़े मार के। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। मतलब कि पहले तो पैसा तो बहुत बताया, लेकिन दरिद्रता भी इनको देखने को मिली। मतलब हर एक राज्य के दो फेजेस तो होते ही हैं, एक अच्छी और एक बुरी साइड, डार्क साइड जो सबको दिखती नहीं है। सब अच्छी अच्छी चीज़ें ही देखते हैं, तो दोनों साइड यहाँ पे भी मौजूद थी। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। मतलब सामाजिक असमानताएं थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मतलब आर्थिक असमानता भी है, सामाजिक असमानता भी है। मतलब 8000 मनसबदार थे इनके टाइम में, शाहजहां के टाइम में, छोटे बड़े कुल मिला के मनसबदार, लेकिन उसमें जिनको उच्चतम पद प्राप्त था उनमें सिर्फ 445 ही थे कि कुछ गिने चुने को ही मिला था, और उनको वेतन इतना ज़्यादा, मतलब वेतन का प्रतिशत इतना ज़्यादा मिल रहा है उन्हें। मतलब 5.6% के जो लोग हैं उनको 61 पॉइंट, मतलब अगर आप समझ लीजिए कि 100 लोग हैं और 100 रुपये हैं तो 1-1 रुपये सबको मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 लोगों को ही 60 रुपये दे दिए जा रहे हैं। तो बाकी के 95 लोग क्या करेंगे? 95 लोग 40 रुपये में से बंदर बाट करेंगे, छीना झपटी करेंगे। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। यानी कि मतलब वो मुगल सम्राट खर्चा तो कर रहा था लेकिन बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा था कि वो वेतन वस्तुओं पे लगाते थे, किसानों को मिलता भी था, लेकिन क्या करता था कि राजस्व भी उतना तगड़ा ले रहे हैं ना, जितना तगड़ा खर्चा कर रहे हैं उतना तगड़ा राजस्व ले रहे हैं। तो किसानों को जितना भी वेतन मिल रहा है वो तो फिर राजस्व भरने में ही चल रहा है। मतलब गोल गोल यहाँ से कान पकड़ो, फिर यहाँ से घुमा के इधर से पकड़ लो, तो उनके पास निवेश के लिए बचता ही नहीं था। तो राजस्व धीरे धीरे कम, बढ़ने कौन, क्या कम ही होगा। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। मतलब कि सिर्फ अपना ही उनका पेट नहीं भर पा रहा है खेती करके, राजस्व इतना ज़्यादा कर देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। जो धनी थे, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो ज़्यादा लाभ उठाते थे। क्या कि उनको इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना नहीं है, पेट भरने के लिए सोचना नहीं है, तो वो उन्नति कर पाते थे। पर यहाँ पे तो जिसका पेट ही नहीं भर पा रहा, तो वो स्ट्रगल करेगा कि वो एक्स्ट्रा सोच पाएगा। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। यहाँ कुलीन वर्ग है कोई, मतलब उनका एक, जिनके हाथों में बहुत ज़्यादा संसाधन थे, जो छोटे से लोग थे, जो बहुत कम मनसबदार, जिनको उच्च पद प्राप्त थे और ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, वो क्या हुए कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए अंतिम वर्ष में। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। मतलब जो इनकी मुगल सम्राट की सत्ता जो थी, मतलब उत्तराधिकारी जो थे वो उतने हो नहीं पाए कैपेबल अकबर के जितना। तो भी 2-3-4 लोग तक जितने थे संभाला जैसे तैसे करके, उसके बाद संभाल नहीं पाए। तो उससे क्या हो गया कि जो छोटे क्षेत्रों में सम्राट के सेवक थे, जो मनसबदार थे, वो खुद ही शक्तिशाली सत्ता के केंद्र बन गए। उन्होंने संभाल लिया होगा मोर्चा। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में, यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। यानी कि वही नाम का, जैसे राजपूतों ने क्या बोला था कि राजपूतों ने स्वीकार लिया था उनको, लेकिन अपना राज्य भी चला रहे थे, वैसे ही अभी क्या किया कि इन लोगों ने भी, मतलब हैदराबाद और अवध में जैसे जो भी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया, पर स्वामी अपना सम्राट उनको ही मान रहे हैं
कि नाम के तौर पे भैया ठीक है, आप ठप्पा मोहर लगा दो, हम आपको ही राजा मान रहे हैं, आप खुश रहो, बस खुश करने के तौर पे, पर अपना स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना रहे हैं, अपनी पैठ बना रहे हैं। कुल मिला के कहीं ना कहीं अब ये नाम के शासक रह गए हैं, कोई वो नहीं रह गया, अब इनका कोई मतलब नहीं रह गया है। कल्पना कीजिए बाबर और अकबर शासन बनने के समय आपकी ही उम्र के थे। कल्पना करें कि आपको पैतृक संपत्ति के रूप में एक राज्य प्राप्त होता है, आप अपने राज्य को स्थायी और समृद्ध कैसे बनाएंगे। अब हमारी उम्र का मतलब ये नहीं है, ये क्लास 7 की एनसीईआरटी है, तो बच्चे तो अभी क्या है कि 12 साल 13 साल के ही हैं, और 12 साल में तो आप देख रहे हैं कि बाबर को राज्य का उत्तराधिकार मिल गया, हमें मिलेगा तो हम कैसे संभालेंगे, आप सोच सकते हैं। यानी कि कितना कैपेबल थे तब के लोग छोटी सी उम्र में। सही जोड़े बनाने हैं। मनसब कौन थे, मनसब जो है वो है पद, कोई सरकारी पद। मंगोल उज्बेक थे। सिसोदिया राजपूत कहाँ के थे, मारवाड़ के। राठौर मेवाड़ के। नूरजहां जहांगीर से संबंधित थी। दक्कन की पांचों सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर। दक्कन की पांचों सल्तनत कौन कौन सी थी, यहाँ पे देख लेते हैं, ये मैप जो दिया हुआ है। एक तो यहाँ पे बरार, खानदेश, अहमदनगर दिया गया, बीजापुर, और दूसरा था गोलकुंडा। ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके कि जातों की संख्या कितनी है, कितने सवार होंगे, तो उसी हिसाब से उनको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। ठीक है, उनका उत्तरदायित्व, सॉरी, मतलब जो भी उनको जिम्मेदारी मिलती थी उसी टाइप से उनको सवार मिलते थे कि कितने सवार मिलेंगे। अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी अकबरनामा के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सकता था। राज्य कर सका, यानी कि विचार को गढ़ने में मदद की। प्रशासन के। मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन कौन से थे। मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था, आप समझ ही सकते हैं। मनसबदारों को ही जागीरें मिलती थी और जागीरें दूर मिलती थी। कौन कौन से प्रांत थे, तो यहाँ तो आपने देख ही लिया कि जो जो प्रांत मैप में, अब मैप में थोड़ा सा वर्क करना, एनसीईआरटी ने आपको सिखा दिया है, तो अब मैप में थोड़ा सा वर्क करना आप सीख गए होंगे कि कौन कौन से हैं। काबुल, कंधार, श्रीनगर हो गए, यहाँ पे लाहौर हो गए, यहाँ पे पानीपत, दिल्ली, अंबर, आगरा, फतेहपुर सिकरी, मथुरा, चित्तौड़, अजमेर, इलाहाबाद, ये सब जो हैं वो इनके केंद्रीय प्रांत थे। मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी, आपने पढ़ाई। जमींदार किसानों से कर लेता था और देता था। शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपने पढ़ाई। सुलह है कुल, ठीक है। मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया, क्योंकि उनको गर्व होता था, क्योंकि उन्होंने 1398 में तैमूरों ने क्या किया था, दिल्ली पे कब्जा कर लिया था एक बार। ये विचार करें, ये सारे जो क्वेश्चन हैं सब आपको विचार करने हैं, ये सब आपका होमवर्क है, और आप खुद से ऑब्जर्व करना सीख पाएंगे कि भूराजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक ज़रूरी थी। यही तो मेन आय थी, तो ज़रूरी ही रहेगी, तो स्थायित्व के लिए तो आर्थिक होना ज़रूरी ही है। इन सबको आप लिखने की भी कोशिश कर सकते हैं, इनका आंसर जो है वो लिख करके, कि आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी। अपनी रफ कॉपी में सोचिए कि आपको क्या क्या पॉइंट्स याद आ रहे हैं, कितने 2 पॉइंट 4 पॉइंट्स जो याद आ रहे हैं। मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जब वो यहाँ पे आपको स्थानीय रूप से शासन करना है तो आपको स्थानीय लोगों से जुड़ना ही पड़ेगा, और स्थानीय लोगों से जुड़ेगा कौन, जब लोगों से एक दूसरे से जुड़ेंगे तभी तो लोग कॉपरेट करेंगे राजस्व वगैरह देने में। नहीं तो गुजरात और बंगाल की तरह क्या था कि यहाँ पे तो कॉपरेट ही नहीं हो पाया, यहाँ पे कोई हिसाब किताब से कर ही नहीं मिल पाए। मुगल साम्राज्य के समाज की तरह ही वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीयकरण के लिए एक चुनौती है? ऐसा नहीं है, चुनौती भी है, और ये हमारी वो भी है। चुनौती तो रहेगी, इतने सारे लोगों को एक इकाई में की तरह से जोड़ करके रखना। तो आज भी हमें इम्पॉर्टेंट उत्तराधिकारियों की ज़रूरत है, ऐसे योग्य लोगों की ज़रूरत है जो एकीकरण करके रखें। तो यही हमारी ताकत भी है और यही हमारी कमज़ोरी भी।
मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? तो ये सब आपको अपने आप से सोचना है कि आज क्या है। आज सच में बढ़ गया है। आज तो 1% लोगों के पास ही लगभग 60-70% की जो आय है, या 70-80% की जो आय है, पैसा है, वो 1% लोगों के पास है। तो आज तो और ख़राब हालत है। और कृषक तो आज भी महत्वपूर्ण ही हैं, और किसान आज भी परेशान हैं। किसान हमेशा परेशान ही रहे हैं, क्योंकि मेन जो चुकाना तो उन्हें ही पड़ता है। मुगल साम्राज्य का उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर अनेक तरह से प्रभाव पड़ा। पता लगाइए जिस नगर, गांव अथवा क्षेत्र में आप रहते हैं उस पर इसका कोई प्रभाव पड़ा। तो ये आपको खुद से देखना है। इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं? मुगल, मनसब, जागीरदार, ज़ात, सवार, सुलह कुल, ज्येष्ठाधिकार, सयादत, जब्त, ज़मींदार, ये सब एक्सप्लेन किए जा चुके हैं चैप्टर के अंदर। आपको इन्हें रिकॉल करना है। तो ये था आज का चैप्टर। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करें, और जैसा भी आपको लगता है अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दें। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना साथ और सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। मेरा मनोबल बढ़ता है। जल्दी ही मैं आऊँगी अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए लेती हूँ मैं आपसे विदा। धन्यवाद, आभार। आपका दिन शुभ हो।